ये वीडियो देखकर आपको हैरानी होगी और आपकी एक समझ भी साफ होगी। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश होती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आपको बताया जाए और वो संविधान सम्मत है कि नहीं। सोचिए, अगर बीजेपी ने ये काम कर दिया तो इस देश के तमाम बहुजनों को बीजेपी का एहसानमंद होना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि उनको वोट देना चाहिए। लगभग साफ हो गया है कि भारत से कोलिजियम सिस्टम की विदाई होने वाली है और जुडिशियल कमीशन का बिल आने वाला है। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अब जनता को भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जनता सवाल उठा रही है जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम की बदनामी हो गई है और अब जुडिशियल कमीशन को लाया जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सोचिए, इसके दो मायने हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की नकेल टाइट करना चाहती है सरकार? क्या जो नए सुप्रीम कोर्ट के जज आने वाले हैं उनको अंदेशा है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा? कहीं जुडिशियल कमीशन के बहाने नकेल तो नहीं टाइट की जा रही है? इससे पहले ऐसा हो चुका है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सरकार के खिलाफ कुछ फैसले आने शुरू होते हैं, सरकार से सवाल पूछना शुरू होता है, कोलिजियम सिस्टम का डर दिखाया जाता है। क्या इस बार भी सिर्फ डर दिखाया जाएगा अगर कोलिजियम सिस्टम आ जाएगा? लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं बीजेपी के बारे में करना चाहता हूं और जो मैंने लिखा है। मुझे व्यक्तिगत तौर से अगर सवर्ण वाली पार्टियों में, जितनी सवर्णों की पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, केसीआर, तेलंगाना, अगर इन पार्टी में से मुझे किसी एक को चुनने के लिए कहा जाएगा तो मैं बीजेपी को चुनूंगा, अगर सवर्णों की पार्टी ही मुझे चुननी पड़ी तो। पूछिए क्यों? बीजेपी ने SC/ST एक्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसको गिराकर कानून पास किया, उस कानून को और टाइट किया। 13 पॉइंट रोस्टर का जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, प्रदर्शन बहुजनों के होने पर बीजेपी ने उस फैसले को वापस लिया और संसद में कानून पास करके 200 रोस्टर को लागू किया। इस देश में राजीव गांधी ने 4 घंटे का लंबा भाषण दिया था मंडल कमीशन के खिलाफ। सुभाषिनी अली जी को थैंक यू कहिए, वो लेफ्ट की सांसद थी और उन्होंने सवर्ण होते हुए भी मंडल कमीशन के पक्ष में भाषण दिया था। आज मैं उस पर भी उससे बात करूंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा। तो सोचिए, इस देश में कांग्रेस ने और तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों ने किस तरह की चुप्पी साध रखी है। आज अगर RSS फल फूल रहा है, अगर आज बीजेपी है तो उसकी वजह है कांग्रेस। आज संविधान खतरे में है तो उसकी वजह है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। ये ऐतिहासिक तस्वीरें देखिए। अमित शाह की तस्वीर है। अमित शाह गए थे ग्वालियर, माधवराव सिंधिया के उस घर में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस घर में, और कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे हाथ जोड़कर खड़े हैं। डेमोक्रेसी की चक्की महीन पीसती है, लेकिन देर से पीसती है लेकिन महीन पीसती है। आज तक कांग्रेस ने हमेशा से राजतंत्र को अपने ऊपर हावी रखा। तमाम राजाओं के बच्चे को टिकट दिया, राजा जैसा सलूक किया, तमाम सवर्ण पॉलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने सिंचित किया। लेकिन इस मामले में अमित शाह और मोदी को दाद देनी पड़ेगी। एक भी ऐसा फोटो नहीं मिलेगा आपको जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पुजारी का पैर छू रहे हों, चाहे वो अयोध्या का शिलान्यास हो, चाहे काशी कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को रखते हुए किसी भी बाबा का पैर नहीं छुआ है। कई जगह पर तो उनकी जो बैठने की जगह है वो ऊंची रही है, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस देश के पहले राष्ट्रपति, ने बनारस में जाकर ब्राह्मण पुजारियों के पैर धोए थे और लोहिया ने कहा था कि इन पर केस दर्ज होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कम से कम इस गरिमा को बनाए रखा है, और अमित शाह को शुक्रिया। ये है डेमोक्रेसी की ताकत। बाबा साहब ने कहा था, मैंने राजा और रानी के ऑपरेशन कर दिया है और इस देश में प्रधानमंत्री, CM, PM राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बैलेट पेपर से पैदा होगा। और उसी का नतीजा है कि एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच रहे हैं। कम से कम डेमोक्रेसी के इस कैरेक्टर का तो सम्मान कीजिए और सोचिए, क्या ये संभव है? इस देश में मैं अखिलेश यादव के पैर छूते हुए फोटो दिखा दूंगा। बहन जी कभी नहीं जाती है किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन में,
लेकिन मैं तमाम बहुजन नेताओं की इस तरह की तस्वीरें दिखा दूंगा। इस मामले में जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी की बात हो, नवीन पटनायक की बात हो, परोक्ष रूप से आरएसएस पर बाद में बात करेंगे, परोक्ष रूप से अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो बाबा साहब का घर खरीदना, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाना, उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने चारों धाम की यात्रा की है। उन्होंने बुद्ध के परिनिर्वाण सारनाथ गए हैं, वो बनारस भी, वो कुशीनगर भी गए हैं, माफ़ कीजिएगा, जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ। वो सारनाथ भी गए हैं जहाँ उन्होंने ज्ञान दिया। वो लुम्बिनी भी गए हैं जहाँ उनका जन्म हुआ। वो गया भी गए हैं जहाँ उनको ज्ञान मिला। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के विचारों को भी कई बार याद किया है। आरएसएस पर मैं बाद में आऊँगा। सोचिए, बीजेपी ने कांसीराम मॉडल को भी अपनाया है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम पिछड़ी जाति के, सीएम पिछड़ी जाति के मध्य प्रदेश में। सोचिए, ओबीसी का दर्जा दिया है। मैं इस पर भी आऊँगा कि क्या सचमुच इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। इस देश को दलित राष्ट्रपति, महिला ट्राइबल राष्ट्रपति, ये भी इसके लिए शुक्रिया करना पड़ेगा। और सोचिए, एमएचआरडी का मंत्री ओबीसी कम्युनिटी से, अब उसके ऊपर है कि वो किस तरह से ओबीसी के अधिकारों को सुरक्षित रख पाते हैं कि नहीं। तो सवाल यह है कि बीजेपी उन तमाम मॉडल पर काम कर रही है और सबसे ज़्यादा ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को तोड़ रही है। लेकिन आरएसएस के दबाव से निकलने की नरेंद्र मोदी को जरूरत है, जो फिलहाल दिख नहीं रहा है। आरएसएस एक हार्डकोर ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है जो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है। और आरएसएस की नकेल है प्रधान बीजेपी पर, कांग्रेस पर भी आरएसएस की नकेल थी और तमाम सवर्ण लीडरशिप पर भी आरएसएस की आइडियोलॉजी की नकेल है। लेकिन क्या मोदी उसको तोड़ रहे हैं? बहुत हद तक तो ये बात सही लगती है कि मोदी उस चीज़ को तोड़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए सबसे अहम है चुनाव जीतना। और जो पार्टी चुनाव जीतने को लक्ष्य बनाए वो कभी भी जनता का हित तो नहीं करेगी। एक सवाल तो है कि क्या इससे पहले सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेताओं को ही नहीं फंसाया जाता था? लेकिन आज बीजेपी अपने तमाम विरोधी दलों के साथ एक तरह का व्यवहार करती है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो। कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी। कांग्रेस ने कभी भी सवर्ण लीडरशिप को परेशान नहीं किया। बिहार में बीजेपी के विधायक और विधानमंडल में अपोजिशन के नेता सम्राट अशोक की जयंती मनाते हैं। सोशल जस्टिस वीकेंड मनाती है बीजेपी, वोट लेने के लिए। से सारा खेल तो वोट का है। मुझे लगता है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों ने अगर दबाव बनाया तो बीजेपी वो तमाम काम कर सकती है। सोचिए, सवर्णों को बीजेपी ने आरक्षण दिया वोट के लिए, बिल्कुल। विरोध किसने किया? सिर्फ आरजेडी ने और डीएमके ने, और दोनों सत्ता में है। तमाम बहुजन दलों ने इसका समर्थन किया, सपा और बसपा ने। सवाल वही है कि क्या प्रधानमंत्री नई लकीर खींच रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, अगर आरएसएस के दबाव को प्रधानमंत्री इनकार कर देते हैं और जिस तरह से वो बहुजन भागीदारी की बात कह रहे हैं, 27 ओबीसी मिनिस्टर्स, और अगर कोलेजियम सिस्टम हटा दिया जाता है, मैं जीवन भर बीजेपी को वोट दूंगा, चाहे बीजेपी जीते या न जीते। अगर कोलेजियम सिस्टम हट जाता है और जुडिशियल कमीशन आ जाता है, जिस तरह से लोअर कोर्ट में जजों की भर्ती होती है एग्जाम से, इंटरव्यू हटा दिया जाए। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम से पर जजों की भर्ती होने लगे, तो मैं ताउम्र इस काम के एहसान के लिए मैं बीजेपी को वोट करूंगा। शर्त एक है कि इस देश के तमाम नौकरियों से इंटरव्यू हटा दिया जाए, या फिर इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। इस देश में बहुजनों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय इंटरव्यू के नाम पर होता है। अभी पटना जुडिशियरी कमीशन का, बिहार जुडिशियल कमीशन के रिजल्ट आए हैं। 6 सीटें एससी के रोक लिए गए हैं। जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों ने जनरल से ज़्यादा रिटेन में मार्क्स किया है, उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिया गया है। मुझे एक जज का भी फ़ोन आया था। एक तो बिहार में कांग्रेस की विधायक हैं, उनकी बच्ची के साथ इसी तरह का, उनके परिवार में भी इसी तरह का खेल हुआ है। एक पूर्व जज के साथ खेल हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री 2 ऐतिहासिक काम करें, एक जुडिशियल कमीशन लागू कर दें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की भर्ती हो वो एग्जामिनेशन के बाद हो, और दूसरा, इस देश के तमाम नौकरियों से इंटरव्यू हटा दिया जाए, तमाम दाखिलों से इंटरव्यू हटा दिया जाए, और तमाम जगहों पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की डाइवर्सिटी को लागू कर दिया जाए।
अगर प्रधानमंत्री अभी सत्ता में हैं, वो रिजर्वेशन को 100% इम्प्लीमेंट करते हैं। आज मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने कहा कि इससे ज़्यादा संख्या में SC ST OBC के लोग प्रोफेसर नहीं बन रहे थे, अब कम से कम बनाने के लिए मजबूर है कांग्रेस। मैं फिर कह रहा हूँ, DMK और BJP का ऑप्शन होगा तो मैं DMK को वोट दूंगा, BJP और BSP का ऑप्शन होगा तो मैं BSP को वोट दूंगा, BJP सपा बसपा का ऑप्शन होगा तो मैं सपा बसपा को वोट दूंगा। लेकिन एक बात एकदम तय मान लीजिए कि अगर सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां होंगी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, BJP, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, तो मैं BJP को वोट देना पसंद करूंगा, क्योंकि इन तमाम दलों ने इतनी भी लकीर नहीं खींची है जितनी लकीर BJP खींच रही है वोट के नाम पर ही। तो ये सबसे बड़ा है। सोचिए, इससे ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी की यूनिटी कभी नहीं हुई थी जो BJP के राज में है, क्योंकि BJP जो करती है डंके की चोट पर करती है, खुलेआम करती है। इससे ज्यादा इस देश का मनु मीडिया कभी एक्सपोज नहीं हुआ था, बहुजनों का भरोसा कभी नहीं टूटा था। BJP जो करती है वो डंके की चोट पर करती है। तो जो ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है, उनसे कम खतरनाक वो सांप होता है जो आपको सामने दिखता है। तो BJP ने कम से कम जिस तरह की BJP की पॉलिसी रही है और RSS के दबाव की वजह से, हाँ, RSS एक बड़ा फैक्टर है। RSS मनुवाद की जड़ है और उसको अगर RSS खत्म करते, जिसकी वो बात कह रही है, वो कह रही है कि हम वर्ण खत्म करेंगे, जाति खत्म करेंगे, लेकिन सवाल है कि हम समानता चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, फ्रेटर्निटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान को 100% लागू कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि आप संविधान मानेंगे और संविधान के बाकी प्रावधानों को नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे BJP, कांग्रेस और तमाम सवर्ण पॉलिटिकल पार्टियों से, तो मैं सबसे ज्यादा सवर्ण लीडरशिप वाली कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या BJP या नवीन पटनायक की पार्टी या ममता बनर्जी की पार्टी, जो सवर्ण पार्टियां हैं, KCR की पार्टी, इन सब में अगर सोशल जस्टिस और गलती से ही सही, वोट के लिए सही, अगर बहुजनों के लिए कुछ दिख रहा है तो वो BJP कर रही है। और अगर कोलिजियम सिस्टम उसने खत्म कर दिया तो पहला वोट मेरा। किसान बिल अगर वो इंप्लीमेंट कर देते पूरी तरह से तो भी मैं BJP को सपोर्ट करता, क्योंकि अगर किसान बिल पास हो जाता तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता। लेकिन हाँ, किसानों का बड़ा नुकसान होता, लेकिन जातिवाद खत्म हो जाता। जब इस देश के सब लोग मजदूर हो जाएंगे ना, तो मजदूरों में एकता बनेगी। किसान जातियां जो है उनको समझना पड़ेगा कि मजदूरों के साथ आपको अच्छा सलूक करना पड़ेगा। वही किसान जातियां जहां मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन उसी किसान जातियों के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि उनकी भी भागीदारी मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो 3-4 ऐतिहासिक काम हो, धनों का, संपत्ति का इक्वल बंटवारा हो, सरकारी एजुकेशन को दुरुस्त किया जाए। लेकिन BJP कई मोर्चे पर फेल है। निजीकरण जो कांग्रेस ने शुरू किया था, मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, PV नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, जो वो कर रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, वो गलत है। किसानों की जमीन छीनने की जो बात हो रही है वो गलत है। या तो आप राष्ट्रीयकरण कीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि किसानों की जमीन का राष्ट्रीयकरण कर देंगे और तमाम इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों का आप राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। अगर किसानों की संपत्ति राष्ट्रीयकरण हो रही तो अंबानी अडानी की संपत्ति का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तमाम कंपनियों का सरकारीकरण होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि कई मामलों में BJP तमाम, इससे पहले कभी किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं होती थी। और सोचिए कि अब तक प्रधानमंत्री ने किसी भी मन से किसी भी पुजारी के पैर नहीं छुए हैं। अमित शाह का ये फोटो देखिए, राजा जो अपने आप को श्रीमंत कहते थे वो हाथ जोड़कर खड़े हैं। इसको सम्मान से मत जोड़िए, इसके चीज़ पीछे कई सारी कहानियां हैं। इस देश में राजाओं का दौर खत्म है और ये लोगों को मानना पड़ेगा। इस देश में राजा होने चाहिए शिवाजी महाराज की तरह, इस देश में राजा होना चाहिए साहू जी महाराज की तरह, इस देश में राजा होना चाहिए संभाजी महाराज की तरह, इस देश में राजा होना चाहिए महाराणा प्रताप की तरह, जो अपनी अस्मिता के लिए लड़ते हैं। ऐसे नहीं जो गरीबों पर जुल्म करते हैं। ये वो तमाम राजा हुए जिन्होंने इस देश की नागरिकों के लिए, जनता के लिए काम किया। तो सोचिए किस तरह से राजाओं का दौर खत्म हो रहा है और BJP ने, डेमोक्रेसी का ये रंग है, अमित शाह जैसे लोग गृह मंत्री और राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो कई सारे पक्ष हैं, लेकिन सवाल है वही कि SC ST एक्ट को बचाया, 13 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म किया। और अगर कोलिजियम सिस्टम BJP ले आती है
तो मेरा वोट बीजेपी को। बस शर्त इतनी है कि तमाम नौकरियों से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म की जाए। अगर कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी हो गई, किसान, पटेल, गुजरात, किसान हिंदू, पिछड़े हिंदू, दलित हिंदू, आदिवासी हिंदुओं के जज बनने लगे, तो इस देश में न्याय जो है वो तुरंत मिलने लगेगा, न्याय पर भरोसा बढ़ेगा और संविधान लागू होगा। सवाल है कि क्या आरएसएस ये करने देगी? आरएसएस का जो स्ट्रक्चर है, आरएसएस की जो कार्यप्रणाली है, उसमें जातिवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, ऊंच नीच है, जो खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मानते हैं। सवाल है कि क्या देवदासी प्रथा के खिलाफ आरएसएस बोलेगी? क्या इस देश में जो जातिवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, उसको आरएसएस खत्म करेगी? ऐसा नहीं लगता है। आरएसएस का अब तक एक भी गैर सवर्ण प्रमुख नहीं हुआ है। लेकिन वही बीजेपी एक पार्टी है, और अगर बीजेपी भागीदारी देती है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को, तो उनको वोट देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अगर कॉलेजियम सिस्टम बीजेपी ख़त्म करती है, तो फिर उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल है कि जो तमाम आंदोलन हो रहे हैं, कांग्रेस ने ये सारे काम किए जो बीजेपी कर रही है, बस वो चोरी छुप के करती थी, किसी को पता भी नहीं चलने देती थी। मुझे लगता है कि राज करना बीजेपी को नहीं आया, या हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी चाहते हो कि सबको भागीदारी मिले। इस देश में अगर सबसे बुरा संविधान को न इम्प्लीमेंट किया है तो वो कांग्रेस ने, और पता भी नहीं चलने दिया। मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी कोई पोषक पार्टी है तो वो कांग्रेस है, जिसने इसको पोला पासा भी पता भी नहीं चलने दिया। एक तरफ जातीय नरसंहार भी हुए, धार्मिक नरसंहार भी हुए, सिखों के नरसंहार हुए, और बाद में पीठ भी सहलाए गए। मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हुए, पीठ भी सहलाए गए। तो कांग्रेस बहुत महीन पार्टी थी, जो अत्याचार भी करती थी और पता भी नहीं चलने देती थी। बीजेपी इसमें नाकाम रह गई। लेकिन बीजेपी के हिस्से में कई अच्छी चीज़ है, एससी एसटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद आपको बता दें 13 पॉइंट रोस्टर को हटाकर 200 पॉइंट रिस्टोर करना। और अगर बीजेपी ने कॉलेजियम सिस्टम लागू कर दिया, और अगर वो निजीकरण को रोक दे, जो भी कांग्रेस की पॉलिसी थी, और वो प्राइवेटाइजेशन रोक कर सबको सरकारीकरण कर दें, अगर किसानों की ज़मीन सरकारीकरण करना चाहते हैं तो अंबानी अडानी का व्यापार भी सरकारीकरण हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, अस्पताल भी सरकारीकरण हो, तो बीजेपी इस देश में लंबे समय तक राज कर सकती है। आप किसी के प्रति नफरत का भाव मत रखिए, जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बहुजन समाज की भागीदारी कैसे तय होगी। अगर बीजेपी कांग्रेस के उन्हीं पॉलिसीज़ को लागू रखती है निजीकरण का, तो कांग्रेस बीजेपी का भी विरोध होना चाहिए। क्या बीजेपी कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर देगी? क्या बीजेपी जिस तरह से निजीकरण कर रही है उसको रोक देगी? अगर वो उसको नहीं रोकती है तो बहुजनों का वोट तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो कॉलेजियम सिस्टम लागू कर देते हैं तो वो ऐतिहासिक काम होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।